हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीएमए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट 2025 का मॉडल क्वेश्चन पेपर वन, जो कि आपका लॉ था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, सॉल्व किया और समझा। आज हम लोग पेपर टू यानी कि फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, रिसीव फ्रॉम Solomon and Company an invoice for rupees 1500 for repair to फैक्ट्री का वॉल। ये कौन सा हमारा एक्सपेंडिचर है? अब याद रखना एक चीज, अगर बात रिपेयर का हो रहा है, ठीक है, तो रिपेयर होने से हमारा वॉल का लाइफ या फिर कैप कैपेबिलिटी नहीं बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो इस केस में या फिर सिंपली कर उसका वैल्यू नहीं बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो इन केसेस में रिपेयर आमतौर पे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। ठीक है, दूसरा प्रीपेड रेंट क्या है? प्रीपेड देखो, रेंट तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट, बट प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग अगर रेंट ऐसा कुछ है, इन दैट सिचुएशन वो हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, याद रखना। किसी भी नॉमिनल अकाउंट में रेंट, फीस, वेजेस, सैलरी, अगर इसके आगे प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग जैसा शब्द का इस्तेमाल हुआ, तब वो फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर is called laser posting। नेक्स्ट फोन नंबर, ओनर विड्रॉ 7,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, अगर कोई भी ओनर 7,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बी नंबर, बड़ा इजी सा सवाल था। टू हंड्रेड पेड एज वेरियस फॉर इरेक्टिंग अ मशीन शुड बी डिबिटेड। अच्छा, इरेक्टिंग यानी एक तरह से समझो कि इंस्टॉलेशन का खर्चा है, और इंस्टॉलेशन आपको पता है मशीन के वैल्यू को अपलिफ्ट करता है, मतलब बढ़ाता है। तो ये जाएगा आपका बी, मशीनरी अकाउंट में। Sales of Siam of rupees 500 not recorded in the book would affect। हम श्याम को सेल किए हैं 500 रुपए का, जिसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं,
ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वन साइडेड एरर है, ये दोनों साइड एरर है, तो दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, सेल्स अकाउंट पे भी, श्याम अकाउंट पे भी। अच्छा मान लो सेल्स अकाउंट एंड श्याम अकाउंट, अगर एंट्री पूछ लेता तो क्या होता, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट। अमाउंट वही हमारा 500 और 500, आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट 700, गुड of the invoice value of rupees 1,20,000 sent to consignment at a profit on at a 20% profit on cost, तो लोडिंग कितना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का पहली बात तो देखो, ये 1,20,000 रुपए है, ये इनवॉइस वैल्यू है। इनवॉइस वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं आईपी, इनवॉइस प्राइस। ये होता है हम लोग का कॉस्ट प्लस लोडिंग, करेक्ट। अब कॉस्ट मेरा मान के चलते 100 रेट एज्यूम कर लिए, लोडिंग 20% तो 20 आएगा, यानी कि 120। अब आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, 1,20,000 जो जिसके इक्विवेलेंट है उससे डिवाइड और निकालना लोडिंग है, करेक्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 का ए, 20,000, करेक्ट। नेक्स्ट, एक्स ऑफ मुंबई sent out certain goods at a cost plus 25%, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स 2 लाख, करेक्ट। 4/5 of the goods were sold by the consignee at 1,76,000, commission 2% up to the value and 10% of any surplus above invoice, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी हमको बताना है, सिंपल सवाल है। पहली बात तो जो 2 लाख का सामान भेजा गया है वो आईपी पे है। अगर इसका हमको कॉस्ट पता करना हो तो सिंपल सा है, पता चल जाएगा कि 2 लाख जो रुपया है वो 100, कॉस्ट को अगर हम लोग 100 लेट कर लेते हैं जैसे इसके पहले वाले साल में किए थे, अगर 100 और 20 तो 125, ठीक है। जैसे मैं तो कैलकुलेटर निकालता हूँ, टी हो जाएगा आपका 2 लाख 1,60,000, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 1,60,000। तो लोडिंग तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें कितना है, 40,000, क्योंकि आईपी है 2 लाख और कॉस्ट 1,60,000। अब बात ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि आपने इसमें से 4/5 गुड्स बेचा है, ठीक है। तो भैया आईपी था 2 लाख, 2 लाख का 4/5, ठीक है। और कॉस्ट था 1,60,000, उसका भी 4/5, और लोडिंग था 40,000, उसका भी 4/5। पहले आप ये तीनों निकालो, ये आ जाएगा 1,28,000, ये आ जाएगा 1,28,000, और 40,000 का अगर हम लोग 4/5 करें तो ये आ जाएगा 32,000। 2 लाख का 4/5 करें तो ये आ जाएगा 1,60,000।
तो सबसे पहली बात तो भैया मैंने 1,60,000 के सामान को 1,76,000 में बेचा है, करेक्ट। सबसे पहले तो क्लियरली ये दिख रहा है। तो कंसाइनर को पता है कि सामान का दाम 1,60,000 है, कंसाइनी के लिए सॉरी, कंसाइनी को पता है कि सामान का दाम 1,60,000, बट कंसाइनर को पता है कि सामान तो 1,28,000 का ही बिका है, ठीक है। तो अब इसमें हमको कह रहा है कि कमीशन लेना है, पहले तो 2% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। तो 1,60,000 का 2% आप दो, या 2,200, करेक्ट। उसके बाद कह रहा अप टू 10% ऑफ एनी सर्कल। तो देखो 1,60,000 के ऊपर अपने सामान को जो बेचा वो बेचा 1,76,000 में, यानी 16,000 रुपया और ज्यादा। आपने जो 16,000 रुपये ज्यादा का सामान बेचा है, ये 16,000 मैंने कैसे लाया कि 1,60,000 का सामान को आपने बेचा कितना में था, 1,76,000 में। तो 1,60,000 का अगर हम लोग 10% करेंगे, ठीक है, 1,60,000 -1,76,000 जो कि 16,000 आएगा, उसका अगर हम 10% करेंगे तो ये हम लोगों को आ जाएगा 1,600। तो कमीशन हो गया 3,200 और 1,600, 3,200 प्लस 1,600, 4,800, ठीक है, 4,800, ऑप्शन डी, ठीक है। ये तो हुआ कि पूरा डिटेल्ड मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप लोगों को थोड़ा इसको मैं इजी करता हूँ, 10 सेकेंड। तो क्या आपको बहुत नंबर क्लियर हो चुका है? अब आप लोगों के लिए क्या है, 2 लाख का 450 निकालो, 1,60,000 आता है। सामान बेचे हैं 1,76,000 में, यानी 16,000 ऐसे ही ज्यादा बेच के रखे, 16,000 रुपया, जिसका 10% होता है 1,600, और अप टू इनवॉइस प्राइस हमको 2% देना है, ठीक है। हम दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है आंसर 4,800, ठीक है। 9 नंबर, एक जॉइंट वेंचर विद बी, एक जॉइंट वेंचर कर रहा है बी के साथ। क्या है जॉइंट वेंचर? He purchased goods costing rupees 2 lakh. B sold 80% of the goods, 2.5 लाख में। Balance were taken over by the B at the cost of 25%. Find out the profit. ठीक है, 2 लाख का सामान का 80%, यानी कि सेल्स हो गया हमारा 1,60,000 का सामान को हम लोगों ने बेचा है, आमतौर पे देखा जाए तो 2.5 लाख। तो आपको पता होगा ट्रेडिंग में सेल्स बाई साइड में लिखते हैं और उसके जस्ट नीचे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। अब बी जो है वो कॉस्ट सेल्स। अब बचा कितना, 2 लाख का 20% बचा, लेकिन हम उसको 25% कम दाम में लेके जाएंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया 2 लाख का 20% -25, यानी कि 30,000। और सामान खरीदे कितना में थे हम लोग टोटल, ये हो गया हमारा 2,80,000। परचेज कितना में किए थे, परचेज किए थे 2 लाख में। तो ये मेरा क्रेडिट साइड हो गया। अब 2 लाख के सामान टोटल परचेज किए थे,
तो मेरे पास पूरा पूरी 80,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट बोल लो या फिर वेंचर प्रॉफिट बोल लो, वो बचेगा 9 का ए। करेक्ट। 3 नंबर। एक्स सोल्ड गुड्स तो आएगा 3 लाख रुपए का। हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, मतलब 1.5 लाख दे दिया। एंड बैलेंस के लिए बिल बना रहा, तो भैया इतना इजी क्वेश्चन कि मतलब 3 लाख में से 1.5 लाख रुपए तो कैश में दे रहा, बचा हुआ 1.5 लाख का क्या बनाएगा। ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या रहा है कि बैटअप ट्रायल्स में दिया है 1600 का, पीवीडीडी ओल्ड वाला है 2000, न्यू वाला है 800। अब आपको क्या बोल रहा है, पढ़ो। कंसीडरिंग द फॉलोइंग डेटा एंड आइडेंटिफाई द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ट्री डेटर। इसमें से बताना है कि सन्ड्री डेटर में से कौन सा घटेगा। करेक्ट। अच्छा, अब एक बात सुनो। मैंने प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेटर 2000 बना के रखा था, 1600 का हो गया, यानी कि 400 रुपया और बैलेंस बचा हुआ है। न्यू वाला क्या रहा है कि 800 का होना चाहिए। तो 400 रुपये का ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस बचा हुआ, क्योंकि मैंने प्रोविजन बना के रखा था 2000 का, जिसमें से 1600 रुपये डूब चुका है। तो अच्छा है, ठीक है कि मैंने पहले तो प्रोविजन सोच के रखा था, उस प्रोविजन के अंदर ही मेरा नुकसान हुआ है। तो 400 रुपये अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, और प्लस न्यू प्रोविजन 800 का बनाना है। करेक्ट, और हम लोग 400 रुपये का प्रोविजन बनाने पे फोकस करेंगे, है या ना। ठीक है। अब बात ये पूछ रहा हमसे कि ये बताइए कि डेटर से कितना माइनस होगा। देखो, तो ये तो सबको पता है कि डेटर से जो करंट वाला पीवीडी होता है वो माइनस होता है, सिंपल से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। क्योंकि 400 पहले से था और 400 का पीवीडी क्रिएट करोगे, टोटल 800 का माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोइंग द फॉलोइंग डिटेल। कह रहा सब्सक्रिप्शन एरियल था 500। ठीक है। करंट है 10,500, एडवांस मिला था 800। देयर आर 1200। ठीक है, रुपीज 1200 मेंबर ईच पेइंग ऑफ 10। अच्छा, द अमाउंट वो हो, आई थिंक यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या रहा है कि 1200 मेंबर है, पर मेंबर 10 रुपए करके देता है, तो 12,000 रुपये मिलना चाहिए। करेक्ट। करेक्ट, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। सिंपल सा बात है कि इस डेटा से हमको कोई मतलब ही नहीं, 1200 मेंबर है हमारे पास, पर मेंबर से 10 रुपए करके मिलना चाहिए। तो पूछ रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। कैश बेसिस पे तो पूछ नहीं रहा, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में दूसरा तो मैनेज करते हैं। यहाँ पे तो हमको एक्रूअल बेसिस बनाना रहता है ना इनकम एक्सपेंडिचर में, कि इस साल का सब मतलब सब्सक्रिप्शन बोल दो या फिर आप ये बता दो कि मेंबरशिप फीस जो भी वहां पे दिया हुआ वो कितना मिलेगा। तो सिंपल है, तो जितना नंबर ऑफ मेंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो कि पर मेंबर को कितना देना था। तो आंसर इज सी। ठीक है। नेक्स्ट। द सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी shown ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, कहाँ दिखाना है, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। हाँ, सॉरी,
थोड़ा अगर आवाज आ रहा होगा तो आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज की प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट से हम ये वीडियो बना रहे हैं और आने वाले टाइम में भी आप लोगों के लिए और नई नई वीडियो आएंगे। जो भी बच्चे सीएमए फाउंडेशन दे रहे हैं वो इत्मीनान से ये वीडियो देखें। अभी मैं और भी बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। कोशिश तो ये है कि मैं पूरा सिलेबस अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का और आपका लॉ का अपने इस चैनल पे कवर कर पाऊँ, ठीक। अब देखते हैं, जैसा टाइम बचेगा वैसा काम होगा और बिल्कुल आप लोग के लिए। बट जैसे ही आप लोगों का फाउंडेशन निकल जाता है हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको इंटर का भी इसी तरह कंप्लीट फ्री वीडियोस मिलते रहेगा, ठीक है। जहाँ पे आपके डाउट्स और टॉपिक सब कुछ आपको बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से बताया जाएगा। आप प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि हर नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अपने दोस्तों को दें इस वीडियो को, और इस वीडियो के बारे में उनको भी बताएं, इस चैनल के बारे में, कि उन लोगों को पता चलता है कि एक फ्री चैनल भी यूट्यूब पे एग्जिस्ट कर रहा है जो आप लोगों का तहे दिल से मदद करना चाहता है। इन रिटर्न बस वो आपसे ब्लेसिंग्स लेना चाहता है कि उसका ये यूट्यूब चैनल अच्छे ढंग से रन हो सके। खैर, हम लोग आते हैं फिर से बात पे, हम लोग के 13 नंबर क्वेश्चन पे कि भैया ओल्ड मटेरियल अगर बेच रहे हैं तो कहाँ पे आएगा, करेक्ट। तो वो होता है क्रेडिट साइड ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर, if 1500 was outstanding at the beginning of the year, subscription of the year toward the subscription, and 10,000 is taken, 10,000 is during the year, ठीक है, but 2500 still outstanding at the end of the year to be taken। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट हमको बताना है, बड़ा इजी है बताना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम्म। कह रहा है कि 1500 आउटस्टैंडिंग था साल के स्टार्टिंग में, करेक्ट। और 10,000 रुपये आपको मिला है। तो जो आपको मिला है ये आपको इनकम एक्सपेंडिचर में तो पूछ नहीं रहे, तो पूछ रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, यानी कि कैश बेसिस के अकॉर्डिंग। तो कैश बेसिस पर जितना रिसिप्ट है वही जाएगा, तो चुपचाप ये जाएगा। अगर हम लोग से पूछता कि इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तब हम लोग के लिए थोड़ा जद्दोजहद, ठीक है, या कुछ मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता था, बट यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा पूछा है। A revenue expense for which a separate fund is available will be, ठीक है, debit to separate fund without second thought की आंसर है, ठीक है। If manager is entitled to commission 5% of profit before deduction the commission, he will get a commission dash of the profit। अच्छा, 8,400 प्रॉफिट है, 8,400 का अगर हम लोग सिंपल सा, क्योंकि बिफोर चार्जिंग बोला तो 5% करेंगे तो 420 आंसर आ जाएगा। ठीक है। Closing stock appear in the trial balance is shown in a, कहाँ पे शो करते हैं, पहली बार तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक तो आता नहीं, तब दूसरा, ठीक है, कि अगर आ भी रहा है तो यानी कि परचेज से एडजस्टेड है तभी वो आ रहा।
ठीक है, तो उस केस में केवल और केवल आपको एज एसेट्स के रूप में बैलेंस शीट में शो करने का जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो परचेज से इंटरेस्टेड है, यानी कि ट्रेडिंग में उसका कोई अलग से ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। 19 नंबर, एवरेज स्टॉक है 12,000, क्लोजिंग स्टॉक है 3,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। ये क्वेश्चन बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। क्या है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 3,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। लेट अज्यूम कि ओपनिंग स्टॉक अगर एक्स है तो 3,000 प्लस एक्स, क्योंकि उससे ज्यादा है, और इन दोनों का एवरेज जो कि 12,000 है, यहाँ पे हो जाएगा इसमें क्लोजिंग स्टॉक पूछा तो 3,000 ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10,500 में 3,000 सिंपली ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा 20 में। In the final account, outstanding expenses are added to, ठीक है, हाँ, कौन से इग्नोर तो करते नहीं भैया, तो उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट्स में तो शो करते नहीं। तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है उसको आमतौर पर ऐड कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। एरियर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, ठीक है। अफेक्ट्स बोथ रियल और पर्सनल अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट को नहीं करता। A check is issued 2,000 recorded cash book as 200, द एरर विल बी, इसको कौन से एरर बोलेंगे या फिर क्या एरर अराइज होगा, ठीक है। ये भी है कि आपका जो कैश बुक है वो 1,800 से ज्यादा दिखाएगा, ओवर कास्ट, ठीक है। 23, ट्रायल बैलेंस चेक द एक्यूरेसी ऑफ व्हाट, लेजर अकाउंट बैलेंस, सिंपल सा बैलेंस। ये मशीन कॉस्टिंग 20,000, ठीक है, डेप्रिसिएशन 10%, तो कितना होगा, ये तो वह 2 लाख का है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 20,000। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन पेपर में। खैर हम लोग इसका मॉडल टू टू का भी सीरीज लेके आएंगे, तब देखते हैं क्या होता है।
The value of an assets deducting after deducting depreciation, the historical cost is now. अच्छा, जैसे डिप्रिसिएशन हम लोग किसी एसेट से दाम घटा देते हैं तो उसके बाद उसका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है वो कौन सा कॉस्ट बन जाता है? मेरे हिसाब से तो उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। बैड डेब्ट आर रिकॉर्डेड ऑन विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, बैड डेब्ट किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है? प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है। A businessman has the following expenses. What will be the total expenses with the PL? ठीक है, अकाउंट कितना हो? ठीक है, यहाँ पे टोटल 3 खर्चा है और एक कमाई है, तो इन तीनों को ऐड करना है, इसको लेस करना है। स्टेटमेंट prepared to indicate profit and loss and financial position, तो कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं? प्राइम कॉस्ट, डिप्रिशिएशन, फैक्ट्री रेंट, ठीक है, 200% है, यानी कि हो जाएगा 1500 का 200%। ठीक है, हमको फैक्ट्री कॉस्ट बताना था। ठीक है, यहाँ पे तो प्राइम कॉस्ट प्लस डिप्रिशिएशन प्लस फैक्ट्री रेंट, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट को और एक नाम से लोग जानते हैं, उसको कहते हैं वर्क कॉस्ट। तो देखते देखते हम लोग तीसरा नंबर पे आ गए। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? प्राइम कॉस्ट का कि फैक्ट्री ओवरहेड का? याद रखना, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड का, और जो डायरेक्ट रहता है वो प्राइम कॉस्ट में जाता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट वेजेस को हो गया। नेक्स्ट, तो हम लोग हंसते खेलते 30 नंबर तक कर लिया। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मतलब पानी पी जाता हूँ।
Ah, 31. Direct expenses are also known as chargeable expenses. Cost the answer आना चाहिए. A statement saying the breakup of cost का breakup. Simple सा है. Cost sheet ही कहते हैं. Variable cost are fixed per unit. Variable cost per unit पे fixed होता है. ठीक है. Opportunity cost is the best example of relevant cost, क्योंकि opportunity cost डिसीजन लेने में हेल्प करता है. अच्छा, प्रिंटिंग इंडस्ट्री किस पे चलता है? वो चलता है जॉब कॉस्टिंग पे. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग. अच्छा, सिंपल सा बात है. 58,000, 8,000. यहाँ पे कुछ माइनस किए होंगे तभी नहीं 54,000 आ रहा है. 12,000 कैसे किया मैंने? देखो, इसको इसको ऐड करो और इससे माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा, जितना सा डिफरेंस आएगा, डिफर करेगा, वही मेरे यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है. अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,90,000. अब इसमें जरा आप क्लोजिंग को ऐड करो और ओपनिंग को माइनस करो, बैक कैलकुलेशन करो, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा. सिंपल सा है, क्योंकि क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यहाँ पे उल्टा चलना, बैक कैलकुलेशन करना, तो साइन बदल जाएगा. तो यहाँ पे जो क्लोजिंग माइनस होता था, क्लोजिंग यहाँ पे ऐड होगा, और जो ओपनिंग ऐड होता है, तो ओपनिंग यहाँ पे माइनस होगा. ठीक है. 37 का ए. Which cost system description apply to manufacture of 20 engraved door for the new club house at a Gosport? ठीक है. बैच एक साथ सब बनेगा ना, 20 पीस बनाना एक साथ बनेगा, एक लॉट में बनेगा, दैट इज फुल बैच. अच्छा, ये तो बुक का ही एमसीक्यू है कि कॉस्ट प्रोडक्शन क्या है, लॉन्ग टर्म फिनोमेना है. चैलेंजेस स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करता है कि स्टैंडर्ड्स का होना. इट इज कैरिड आउट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी. ठीक है, बिल्कुल सही है. और ये 40 नंबर पे. ठीक ठीक. आपके बुक में ये एमसीक्यू दिया हुआ है, और दूसरा कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये मैं आपको क्लास में समझाया था. ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे तो आंसर देखने आपकी 3,60,000 आएगा.
कुछ ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, इसमें से कौन सा एसेट घटता नहीं है? लैंड बढ़ते ही जा रहा है, महंगाई होती जा रहा है। बिल रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ कौन सा है? बिल रिसीवेबल एक तरह का जनरल है। 43 ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 42,500 फीस सोल्ड 40,850, 40,000 का ज्यादा में बेच देता है। ठीक है। बैलेंस ऑफ गुड्स टेकन ओवर बाय द ए लेकर के चल जाता है सेम ग्रॉस प्रॉफिट पे। ठीक है। एज इन केस ऑफ सेल द अमाउंट ऑफ गुड्स टेकन ओवर विल बी, सिंपल सा बात है। देखो 2,500 का सामान बचा है, अब इसको सेम प्रॉफिट पे लेके जा रहा है, तो ये 40,000 का सामान 50,000 में बेचा था, 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100, यानी कि 25% कमाया था ग्रॉस प्रॉफिट। करेक्ट। वो 25% है इसका जीपी रेशियो। और सामान कितना का है? अभी 2,500 का सामान बचा है जिसका वो 25% ऐड करना है। तो आंसर आएगा 3,125। ठीक है। गुड कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम नील, तो क्या होगा? इसमें कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है। जॉइंट वेंचर में एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ जॉइंट वेंचर। एक्स परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख एंड सेल देम टू वाई 75% ऑफ गुड्स एट 360। ठीक है। अच्छा, तो मतलब अगर 75% गुड्स बिक गया 4 लाख का, 25% बचा होगा, यानी कि 1 लाख रुपया। ठीक है। क्या? 1 लाख रुपया का गुड्स अभी भी बचा है। ठीक है। तो कह रहा है कैन टुक ओवर द रिमेनिंग गुड कॉस्ट एट 10%, तो बताओ ये कितना का वैल्यू का गुड वाई टेक ओवर करेगा? बड़ा इजी है भैया, देखो ध्यान दो। 4 लाख का गुड्स में से 75% क्या कहते हैं कि भैया बेच चुका है। अब हमको जानना है कि जो बचा, जो बचा है उसको कितना में लेकर के जाएगा? तो कॉस्ट लेस 10%, तो बचा 1 लाख का सामान, 1 लाख का 10% जाएगा, तो 90,000। ये आंसर। अब 46 सामान, डायरेक्टर रेमुनरेशन एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम अ पार्ट किस में जाएगा? डायरेक्टर का रेमुनरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, सिंपल सा। एडवर्टीजमेंट आर ट्रीटेड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो फिलहाल तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है।
एडवर्टीजमेंट को किसका मानेंगे? सेलिंग ओवरहेड का। At 1000 units, the total cost is 1,10,000. Fixed cost is 5 lakh. What is the variable cost? ठीक है, सॉरी, 1000 यूनिट बन रहा है जिसमें आपका टोटल कॉस्ट 1,10,000 है, फिक्स कॉस्ट 50,000 है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताना है, तो देखो अगर टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट 60,000 बचता है, ठीक है। तो 60,000 रुपये उसका आ गया वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। 60,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट कितना है? 1,000। आपका आंसर होगा बी नंबर 60। द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, क्या होता है बताओ सीएमए स्टूडेंट लोग, तुम लोग सीएमए करने वाला है कि मेन पर्पज क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का? कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि आप डिसीजन ले सकें, करेक्ट। फैक्ट्री हैज फॉलोइंग एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट बताना है, तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को जोड़ दो, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है कि एक फैक्ट्री हैज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, मटेरियल का, लेबर का। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग अकाउंट्स का ही पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट पेपर 3 के साथ मिलेंगे। मैं फिर से कहता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ बांटे, ठीक है। एक फ्री चैनल आपको मिला है जहाँ से आपका सीएमए सीए सीए तीनों बहुत बेहतरीन रूप से कवर होगा, कैसे होगा सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।